हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इस वीडियो को करने के बाद यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स को करने के बाद आपकी बायोमॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यानी कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होने वाली। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं पूरा बोर्ड के बेसिस पे ही है। तो जो बच्चे बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, सीबीएसई हो या आईएससी हो, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको बायोमॉलिक्यूल्स और भी पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, मेरे साथ साथ समझते जाओ। और चीज़ों को लिखना जरूरी है, नोट डाउन करना जरूरी है, ताकि ज़्यादा दिन तक आपके मेमोरी में रहे। क्योंकि एग्जाम अब स्टार्ट हो गए हैं, आईएससी वालों के स्टार्ट हो गए हैं, सीबीएसई के भी स्टार्ट होने वाले हैं। भाई बच्चों, देखते हैं क्या है बायोमॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर सीबीएसई एंड आईएससी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब तो रूल भी आ गया है, बेसिकली लास्ट ईयर से आ गया है कि जो भी आईएससी के बच्चे उनको भी एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक मैंने लिया है कि व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है ना, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में जो पढ़ा था ना, बिल्कुल बेसिक यूनिट हो क्या होता है, मोनोसेक्राइड। जैसे घर बनाते हैं ना, तो बेसिक यूनिट क्या है, वो जो ईंट है, वो जो ब्रिक है, दैट इज बेसिक यूनिट। उससे फर्दर, उससे छोटी ईंट हम नहीं ले सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते, बेसिक है वो। सिमिलरली monosaccharides are carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone। देखो, हम जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होता है, फंक्शनल ग्रुप CHO होगा, नहीं तो CO होगा। तो यहाँ ये बोला गया है कि मोनोसेक्राइड एक ऐसा यूनिट है जिसको फर्दर, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मोनोसेक्राइड क्या है, मोनोसेक्राइड में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो बना होता है ना इसमें, इसी के कॉम्बिनेशन से बना है। तो मोनोसेक्राइड एक ऐसा यूनिट है, घर का ऐसा ईंट है जिसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, वो पूरा बेसिक यूनिट है। ठीक है, उसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन कर करके हम लोग उसको कुछ और इससे सिंपल चीजें नहीं बना सकते। इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Monosaccharides are classified on the basis of number of carbon atoms and the functional groups present in them। फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड अल्डोसेस। ध्यान से नोट कर लो, मोनोसैकेराइड जो अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है उसे क्या बोलेंगे, अल्डोसेस बोलेंगे। जिसमें कीटो ग्रुप होगा उसको कीटोसेस बोलेंगे। ठीक है, ये सब भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। Monosaccharides are further classified as trioses, tetroses, pentoses, hexoses। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे है वो, है ना। ठीक है ना, टेट्रोसेस 4 कार्बन होता होगा, हेक्सोसेस 6 कार्बन को हेक्सोसेस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख लेते हो एग्जाम में तो इसका फुल मार्क्स पक्का। आगे देखते हैं कैसा है। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, पूछा जाता है, ये भी बहुत बार आ चुका है पहले भी बोर्ड्स में, तो इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ऐसे शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाए या फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाए। हम लोगों ने पढ़ा था अल्डिहाइड और कीटोन में टॉलेंस का रिएक्शन, फेलिंग सॉल्यूशन का रिएक्शन। अपने नोट्स में देखना या एनसीईआरटी बुक में देख लो या किसी भी बुक में देख लो, जो 12वीं का बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर वाला था, आपको याद होगा। टॉलेंस में भी अमोनिया का सॉल्यूशन था सिल्वर के साथ, तो वो सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है और खुद अल्डिहाइड और कीटोन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता हो। ठीक है, रिड्यूस का मतलब उसके पास जो चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। All monosaccharides and disaccharides excluding sucrose and are reducing sugar। सुक्रोज को हटा दिया जाए तो सारे reducing sugar है, ग्लूकोज, लैक्टोज वगैरह। ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जाता है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। ठीक है ना, इसको नोट करते जाओ आप लोग। राइट 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ये भी पढ़ा था, नोट्स में होगा आपके। मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। पॉलीसेक्राइड्स एज ए स्टार्च एज स्टोरेज इन मॉलिक्यूल्स। देखो, स्टार्च जो भी फूड स्टोरेज होता है प्लांट्स में वो स्टार्च के रूप में मौजूद होता है।
तो काफी स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड इज यूज्ड टू बिल्ड द सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होता है, बायो वालों को ज्यादा पता होगा, लेकिन जिनका बायो नहीं है कोई भी काम चला सकते हैं हम लोग। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है ना। ये भी तो हमारे पास क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स में क्या, राइबोज है, 2-डीऑक्सीराइबोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है, ठीक है ना। डाइसेकेराइड्स में 2 है, लैक्टोज और माल्टोज। ये आप याद कर लो, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होगा तो ही लिख पाओगे, नहीं याद है तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। साफ साफ दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं किया जा सकता, बस याद तो करनी पड़ेगी आपको। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लाया हूं ताकि बच्चों का ना कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाए। सारे क्वेश्चन लाने का मतलब नहीं है परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो छूट जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 तरह के प्रोटीन पढ़ने हैं हमारे को, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। हमने नोट्स में किया हुआ है, नोट्स में आप देख सकते हो। और ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इट इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। जिनके पास नोट्स है मैच करके देख लो भैया, देख लो है भी कि नहीं है। हमने लिखा तो है, सब कुछ हमने नोट डाउन किया है, बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है, 1000 बार बोलो। It is a fiber-like structure formed by the polypeptide chain. Fiber-like structure, polypeptide chain. These proteins are held together by strong hydrogen and disulfide bonds. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसमें देख लो, पॉलीपेप्टाइड चैन फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ, ऐसे ऐसे फोल्ड होता है ये, गिविंग राइज टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग से की बात नहीं हो रही है, इसमें स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बात है। गोल गोल सा ऐसे घुमा होता है स्पाइरल, और वो गोल जैसा बन जाता है स्फेरिकल, ठीक है ना। फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ग्लोबुलर, ग्लोब जैसा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। चलो ये है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस। Keratin is present in nails and hair, collagen in tendons and myosin in muscles. ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हेयर में कौन सा प्रोटीन, नेल्स में कौन सा प्रोटीन, तो केराटिन। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में जाओ वहां भी लिखते हैं ना, केराटिन यूज्ड शैम्पू, हम केराटिन डालते हैं आपके बालों में ताकि स्ट्रांग हो जाए बाल, राइट। गर्ल्स हो जाती है ना मेकअप करने, तो वहां लिखा होता है केराटिन। तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है केराटिन क्यों लिखा हुआ है, केराटिन क्या होता है। तो बालों में जो प्रोटीन होता है वो केराटिन होता है। मसल्स के लिए क्या होता है, मायोसिन, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। सम हार्मोन्स सच एज इंसुलिन आर आल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन। इंसुलिन, ठीक है ना, आर आल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन। तो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट्स तो आपके पास है भी, आप चाहो तो अपने नोट्स में भी देख सकते हो, अदरवाइज इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। दिख रहा है आपको साफ? ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। फॉलोइंग रिएजेंट्स HI है, ब्रोमीन वाटर है, HNO3 है, इनके साथ साथ सोचो, हम लोगों ने ये भी नोट्स में किया हुआ है, रिएक्शन, सारे रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी आपको 2 बार 4 बार 5 बार लिख करके याद करना है। बड़ा इजी है, क्योंकि जब आपने ऑर्गेनिक में इतने सारे रिएक्शन किए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। पहला है HI, ठीक है ना। तो पहले आप मोटा नॉलेज एक ध्यान में रखो कि जब भी हम HI डालेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे, तो पूरा का पूरा अल्केन बनता है। क्या बनता है, अल्केन। HI डालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान में क्या रखना है हमारे को, अल्केन, ठीक है ना। रिएक्शन देख लेते हैं, क्या होता है, CHO होता है और CHOH यहाँ 4 बार होता है और यहाँ पर CH2OH होता है, ये होता है डी ग्लूकोज,
इसमें आप डालोगे HI, ठीक। तो ये पूरा ये एन एक लंबा चैन बनता है हेक्सेन का, 1 2 3 4 5 6, इसको हीट भी करना पड़ता है। सबको आप डाल दो अगेन, ये हाइड्रोजन सब जगह आप डाल दो। ठीक है ना, ये कब बनता है, जब HI डालोगे तब, ठीक है। दूसरा, ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या होगा, Br2 और वाटर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। Br2 और वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, तो जब भी हम लोग डालेंगे CHOH का होल 4 और फिर यहाँ पर CH2OH, यहाँ पे आप डालोगे Br2 और वाटर, Br2 और वाटर डालोगे, ये क्या, ये बेसिकली ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज की बात हो रही है, ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। ये जो CH2OH है इसको आप कन्वर्ट कर दो COOH में, ठीक है, CHOH को करोगे आप 4 बार और ये बन जाएगा CO, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ऐसा नहीं कि याद ही नहीं होंगे, बड़ा इजी है, याद कर सकते हैं। अब डालेंगे HNO3, ठीक है ना, इसको लिख लो। नाइट्रिक एसिड डालेंगे, HNO3 डालेंगे, तो HNO3 डालेंगे तो क्या होगा, देखो HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, ऑलमोस्ट सारे कार्बन को करता है, बीच वाला जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं CHO और CHOH को 4 बार लिखूं और फिर CH2OH को लिखूं, ठीक है ना, तो बीच वाले क्या प्रोटेक्टेड है, इस पे अटैक नहीं करता है, बाकी इन दोनों को ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड आप डालो तो ये क्या बनेगा, COOH, CHOH का होल 4 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा COH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सैकरिक एसिड, ठीक है ना, है आसान है, बड़ा आसान रिएक्शन, इतने सारे रिएक्शन के ऑर्गेनिक में तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। इन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन। इसको थोड़ा पढ़ो, देखो ये क्या पूछ रहा है। हमने बहुत सारे रिएक्शंस किए हुए हैं डी ग्लूकोज के, जिसमें कि देखो डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना वो ओपन भी होता है और साइक्लिक भी होता है, ये आपस में एक दूसरे को स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं। देखो ओपन का मतलब है कि स्ट्रेट चैन, क्लोज का मतलब है कि एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच होना, ठीक है ना, एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से अटैच रहेगा तो वो आपस में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो डी ग्लूकोज के पास दोनों स्ट्रक्चर होते हैं। उसका जो CHO है उतना ज़्यादा फ्री नहीं है कि बिल्कुल अल्डिहाइड वाला रिएक्शन दे दे, जो हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, ठीक है। और क्योंकि उसका जो CHO है बिजी होता है विद इन इटसेल्फ, उसके पास 6 कार्बन है ना, उसका CHO आपस में यानी किसी दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना के इंगेज रहता है। देखते हैं कैसे आगे कि कैसे ये एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर आगे के क्वेश्चन में भी देखेंगे। How to explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of D-glucose? पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है, एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन वाले में अलग से आराम से बताऊंगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं स्ट्रक्चर। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे यानी कि उसमें जब वाटर डालेंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलता है, D+ एंड D- ग्लूकोज, ठीक है, D+ एक D- होगा यहाँ, D+ और D-, D+ एंड D- ग्लूकोज 2 तरीके के मिलते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम का थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, है ना। लैक्टोज हमें क्या दे रहा है, D+ ग्लूकोज एंड D- गैलेक्टोज बोलते हैं, ठीक है।
इसका आपको ध्यान में रखना है। हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड, फिर से वही क्वेश्चन आया ना, करते हैं। हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। एब्सेंस को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? देखो, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ aldehyde CHO group on or carbonyl carbon. This happens as the cyclic structure of the glucose forms an open chain structure in the aqueous medium which then reacts with NH2OH. देखो होता क्या है कि जब एक्वस रिएक्शन की बात होगी, एक्वस मीडियम की बात होगी, तो साइक्लिक जो चैन होता है ग्लूकोज का वो लीनियर बन जाता है, स्ट्रक्चर लीनियर। हमने पढ़ा था NH2G का रिएक्शन, शायद आपको याद हो, NH2G का एक रिएक्शन था पूरा सीरीज अल्डिहाइड कीटोन में। उसमें क्या होता था कि कोई भी कार्बोनिल कार्बन, ऐसे वाले रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि NH2G अगर होगा तो यहाँ से O और यहाँ से H2 गायब हो जाएंगे और बनेगा क्या प्रोडक्ट, ये बनेगा प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये बनेगा। बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है कि NH2OH तो रिएक्ट करेगा और ऑक्साइन बनाएगा, क्योंकि उसके पास CHO ग्रुप होता है। कब होता है? एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम। तो क्या लिखा हुआ है? दिस हैपेंस एज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स एन ओपन चैन स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम। ठीक, क्वेश्चन क्या था? हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट। अभी हम पेंटाएसिटेट पे आ रहे हैं हम लोग, अभी पेंटाएसिटेट, ठीक है ना। इसके बाद कर लेते हैं पेंटाएसिटेट। देखो, हमने NH4OH डाला तो ये ऑक्साइन रिएक्शन बन गया। NH4OH का मतलब NH2OH प्लस, मतलब एक्वस मीडियम वाटर के साथ है, नहीं, NH4OH बन गया ये। तो क्या होगा, देखो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये ऊपर में क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो वो तो रिएक्शन दे देगा। ये अल्डिहाइड के लिए तो रिएक्शन होता है ना, ऑक्साइन फॉर्मेशन। अल्डिहाइड कीटोन में जाकर देखना, ऑक्साइन फॉर्मेशन हो रहा था। बट पेंटाएसिटेट क्या करेगा ना, पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विथ N2OH, पेंटाएसिटेट ऑफ डू ग्लूकोज। देखो पेंटाएसिटेट होता क्या, पहले वो देख लो। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ओपन चैन फॉर्म है। ओपन चैन फॉर्म में क्या होगा, NH2OH डालेंगे तो रिएक्ट करके ये ऑक्साइन बना देगा, है ना, ग्लूकोज ऑक्साइन बन गया। अब ये इसमें क्या होगा, साइक्लिक, तो दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं इसका। एक लीनियर स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो बच्चों। एक लीनियर स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक वाला भी। होता क्या है, इसका जो OH वाला बॉन्ड है, O वाला, यहां जाके अटैक करके साइक्लिक भी बना लेता है। क्या बना लेता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोगों ने डाल दिया है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, तो क्या होगा, या ये भी एनहाइड्राइड, ये भी एनहाइड्राइड, ये भी एनहाइड्राइड, ये भी एनहाइड्राइड, सारे एनहाइड्राइड हो गए, पेंटा हो गया, पेंटा। 5 बार एनहाइड्राइड लग गया 5 बार। जिसको बोलते हैं पेंटाएसिटेट, इसी को हम नाम दे रहे हैं पेंटाएसिटेट। जहां जहां OH है वहां वहां क्या लगेगा, COCH3, 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 CO, सब जगह लग गया पेंटाएसिटेट। तो इसका तो CHO वाला ग्रुप तो खत्म हो गया ना, CHO ग्रुप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एनहाइड्राइड डाला था। देखो एनहाइड्राइड क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। एसिड वाला चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, एसिड डेरिवेटिव, एसिड की तरह, एसिड का भाई है वो। तो एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन तो होता ही होता है, OH मींस बेस हो गया। तो ये एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन तो होके रहता है, बड़ा अच्छा रिएक्शन होता है। इसलिए सारा का सारा इसका जो CHO है वो तो बिजी हो गया, एंगेज हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। इसमें डालोगे NH4OH तो कुछ नहीं होगा, देखो नो ऑक्साइन, नो ऑक्साइन। क्वेश्चन क्या था इसका, क्वेश्चन क्या था, हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। एब्सेंस हमने बता दिया कि भाई जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे, ये साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर में सारा OH खा जाएगा। OH जो अल्कोहल था वो खा गया, क्या बन गया, OCOCH3, OCOCH3। अल्डिहाइड ग्रुप तो इसमें बचा ही नहीं, पेंटाएसिटेट में अल्डिहाइड ग्रुप तो बचा ही नहीं। और ये जो रिएक्शन होता है NH4OH, ये तो अल्डिहाइड के लिए है, यानी कि अल्डिहाइड जब बचा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे देगा, नो रिएक्शन देगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी बोर्ड में, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसका क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि हाउ डू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट।
बता दिया हम लोगों ने पेंटास्टेट में क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब ये है, इतने क्वेश्चन है, ये जो बेसिक क्वेश्चन है इसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आते हैं, हर एक साल आते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसको बिंदास पढ़ाई करो। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। बाय बच्चों, टेक केयर।